सो नेशनल इनकम के बाद में डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके हाफ ईयरली में आ रहा है, ठीक है। सो जिस तरीके से नेशनल इनकम को अपन ने रिवाइज किया है उसी तरीके से अपन इस चैप्टर को भी यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं, ओके। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। अब बच्चों देखो, इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। साथ ही में थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को भी अपन देख लेंगे, ओके। चलिए, तो सबसे पहले देखो, हमारे यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर अपन बात करने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड के बारे में। देखो, एग्रीगेट मतलब क्या होता है बच्चों, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। एग्रीगेट मतलब होता है बच्चों टोटल, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीगेट डिमांड, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल डिमांड, ठीक है। जब भी अपन एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम टोटल डिमांड के बारे में बात कर रहे होते हैं। अच्छा, अब देखो कि टोटल डिमांड जो है वो टोटल डिमांड किसकी है, मतलब कौन सी डिमांड। टोटल डिमांड यानी कि मेरी फैमिली में जो मतलब जितने भी मेंबर्स हैं, क्या उनकी डिमांड डिपेंड करती है? नहीं। तो यहाँ पे टोटल डिमांड का मतलब है कि पूरी इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी डिमांड है, ओके। और वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों? आपके एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो इसी को ही अपन किस नाम से जानते हैं? एग्रीगेट डिमांड के नाम से अपन इसको जानते हैं। सो एग्रीगेट डिमांड इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अभी अपन ने बात करी कि एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो किन टर्म्स में मेजर किया जाता है बच्चों? एक्सपेंडिचर के टर्म्स में इसको मेजर हम करते हैं। सो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब भी आप एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन लिखते हो तो उसके अंदर आपको ये एम्फसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एग्रीगेट डिमांड को अपन मेजर किस तरीके से करते हैं, तो अपन करते हैं एक्सपेंडिचर के बेसिस पे। डन। सो ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरली 1 ईयर, तो एक ही जो अकाउंटिंग ईयर लेके हम चलते हैं तो इट्स अ 1 ईयर फेज, ओके। चलो, टोटल एक्सपेंडिचर। अब टोटल एक्सपेंडिचर जो है, ठीक है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड is measured as the sum total of consumption expenditure and investment expenditure। देखो बच्चों, यहाँ पे हमको पता है कि हमारी इकोनॉमी में खर्चा जो है वो दो लोग मिलके करते हैं, ठीक है, एक आप और एक मैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। खर्चा जो है इकोनॉमी में वो जो दो लोग होते हैं वो कौन होते हैं बच्चों? एक तो होते हैं हमारे हाउस होल्ड्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स। यानी कि एक सेक्टर वो है जो कि प्रोडक्शन करता है, वहीं दूसरा सेक्टर ऐसा है जो कि उसको कंज्यूम करता है, ठीक है। तो हाउस होल्ड का काम क्या होता है कि वो जो भी प्रोड्यूस हुआ होता है उसको कंज्यूम करते हैं, और प्रोड्यूसर्स का काम क्या होता है यहाँ पे बच्चों? प्रोडक्शन करना, ठीक है। तो ये इनका मेन मोटिव होता है। अब जब हाउस होल्ड खर्चा करते हैं कंजम्पशन के लिए तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं बच्चों? इसको अपन कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। और प्रोड्यूसर जब अपने बिजनेस पे, अपने प्रोडक्शन पे खर्चा करता है तो वो एक तरीके से क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। इसी वजह से अपन इसको किस नाम से जानते हैं बच्चों? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से इसको अपन जानते हैं, ठीक है। सो एग्रीगेट डिमांड, अब डिमांड इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की या तो प्रोड्यूसर करेगा या फिर कंज्यूमर करेगा, यानी कि या तो इसको इन्वेस्टमेंट के पर्पस से किया जाएगा या फिर कंजम्पशन के पर्पस से किया जाएगा। सो एग्रीगेट डिमांड के अंदर यही दोनों चीजें क्या होती हैं? इंक्लूड होती हैं। सो एग्रीगेट बनता किससे है? कंजम्पशन से और इन्वेस्टमेंट से मिलकर के, ठीक है। सो यहाँ पे देखिएगा, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है? C+I, ओके। C+I यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये हो जाता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर और ये हो जाता है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। सो ये दोनों मिलाकर के क्या बना देते हैं बच्चों? एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे ये बना देते हैं, ठीक है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। सो अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा कलरफुल करते हैं इसको। So it is important to note that in the context of macroeconomics equilibrium, AD is always referred to desired AD or planned AD। देखो, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के इक्विलिब्रियम की बात करें तो क्या होता है कि हम हर साल एक प्लान्ड क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर तय करते हैं कि भाई अगले साल जो है वो हमें हमारी इन सर्विसेज पे इतना खर्चा हमारा आने वाला है, ठीक है। प्रोड्यूसर करता है, कंजम्पशन करता है, हमारे घरों में भी करते हैं, ठीक है। भाई देखो, अगले साल हमें घर में ये रेनोवेशन कराना है, ये लेके आना है, ये तो अपना कुल मिलाकर के इतना इतना खर्चा आता है, ठीक है। सो वैसे ही इकोनॉमी के अंदर भी यही सारी चीजें होती है। और जो अपन प्लान्ड होता है, ठीक है, जो प्लान्ड होता है इसको अपन किस नाम से जानते हैं बच्चों? एक्स एंटे डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। जो हम प्लान करते हैं खर्चा, इट इज नोन एज एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड, ओके। फिर अपन बात करते हैं बच्चों एग्रीगेट सप्लाई की। देखो, अब डिमांड आप समझ चुके हो, अब सप्लाई की बारी है, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई यानी कि टोटल सप्लाई। सो इट इज मेजर्ड एज प्लान्ड आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अ टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितने गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे सप्लाई होनी है, इट इज नोन एज
aggregate supply. Okay, generally 1 year. So at the +2 level, AS may be treated as identical with the GDP. अब यहाँ पे ना देखो, जिस स्टैंडर्ड की अभी अपन पढ़ाई कर रहे हैं इसके अंदर क्या है कि सप्लाई को अपन एज ए GDP यहाँ पे मतलब ये काफी आइडेंटिकल है यहाँ पे. So it is indicated by 45-degree line from origin when GDP is shown on the x-axis and AS on the y-axis. ठीक है, so ये जब आपका x-axis पे क्या होगा, GDP होगा, और y-axis पे क्या होगा यहाँ पे बच्चों, एग्रीगेट सप्लाई होगा. सो ये कैसे होगा, ये 45 डिग्री की लाइन पे होगा. ठीक है, यानी कि इस तरीके से. ऑलराइट, सो यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई को जिस तरीके से बनता है. आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल. चलो अब अपन यहाँ पे बात करते हैं बच्चों कंजम्पशन फंक्शन की. देखो कंजम्पशन फंक्शन यहाँ पे अपन समझेंगे इस चैप्टर के अंदर, और सेविंग फंक्शन को भी अपन समझेंगे. जब अपन बात करते हैं बच्चों कंजम्पशन फंक्शन की, तो इसके अंदर क्या होता है, आप बात करो अपनी इनकम की और अपने कंजम्पशन की. ठीक है, इन दोनों की रिलेशनशिप को आप यहाँ पे कंसिडर करते हो. तो जैसे सपोज करो कि पहले मेरी इनकम कितनी थी, पहले मेरी इनकम थी सपोज 100 रुपीज. ठीक है, और मैं कंजम्पशन कर रही थी यहाँ पे कितने का, 80 रुपीज का. फिर मेरी इनकम बढ़ गई और होगी 150, तो यहाँ पे मेरा कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा. हो सकता है मेरा कंजम्पशन यहाँ पे हो जाए 130, 140, ठीक है, 120. तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि इनकम मेरी बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है. अब अगर मेरी इनकम कम हो रही है तो मेरा कंजम्पशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप होता है इनकम का और आपके कंजम्पशन का, वो कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. दोनों एक ही जैसे बढ़ते हैं या फिर एक ही तरीके से नीचे गिरते हैं. ठीक है, सो कंजम्पशन के अंदर अपन इन चीजों का बात करते हैं. अच्छा, एक चीज और है कंजम्पशन फंक्शन में, वो चीज ये है बच्चों कि सपोज करो एक पॉइंट पे आपकी इनकम क्या है, आपकी इनकम है 0. ठीक है, यानी कि आप कुछ भी नहीं कमा रहे हो. तो जब आप कुछ भी नहीं कमा रहे हो तो क्या उस पॉइंट पे आप अपना पेट नहीं भरते हो, कंज्यूम नहीं करते हो, खाना नहीं खाते हो? ऐसा तो कुछ नहीं होता है. अपन कंजम्पशन करते हैं, राइट, अपन कंजम्पशन करते हैं. और किस तरीके से करते हैं, हो सकता है अपन किसी से बोरो करके कर ले. ठीक है, तो जब आपकी इनकम 0 होती है तो इस पॉइंट पे जो कंजम्पशन होता है वो इस तरीके से डिनोट किया जाता है. ठीक है, इसे ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं अपन. ठीक है, एक चीज और आपको इसके फॉर्मूले में देखने को मिलेगी बच्चों, वो है बी. देखो बी क्या होता है, बी इज इक्वल्स टू MPC, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. अब जो MPC क्या होता है, ये एक तरीके की रेट होती है कि आपके इनकम के बढ़ने पे आपके कंजम्पशन में किस रेट से, मतलब किस रेट से बढ़ी है, वही आप डिनोट करते हो बी से. या फिर आपकी इनकम कम होने से आपकी किस रेट से कंजम्पशन भी कम हुआ है, तो वो आप MPC से बता दो. ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. फिर यहाँ पे Y आ जाता है इसके फॉर्मूले में, तो Y इज योर इनकम. ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा. सो कंजम्पशन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम. तो कंजम्पशन फंक्शन क्या है बच्चों, एक तरीके का फंक्शनल रिलेशनशिप है किसके बीच में, आपके कंजम्पशन के बीच में और आपके इनकम के बीच में. ओके, कंजम्पशन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम. अब यहाँ पे जो कंजम्पशन होता है बच्चों, ये पॉजिटिवली रिलेटेड होता है, यानी कि इनकम बढ़ती है तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ता है. ओके, दैट इज राइज इन Y causes a rise in consumption and vice versa. However, there is always some minimum level of C. अब यहाँ पे जो minimum level of C है वो क्या चीज है बच्चों, वो है ये. ठीक है, minimum level of C when your income is 0. तो ये अपन किससे डिनोट करते हैं, यहाँ देखिएगा इसके फॉर्मूले में, ये देखिए. ठीक है, सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ Y, thus कंजम्पशन फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों आपका, वो ये हो जाता है. C is equals to फॉर कंजम्पशन फंक्शन. ठीक है, ये C बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस B is MPC and Y is your इनकम. ठीक है, यहाँ देखिए C is equals to constant C और the minimum level of C. ठीक है, ये C बार है, यानी कि मिनिमम लेवल ऑफ C. आप कितना मिनिमम कंजम्पशन कर रहे हो जब आपकी इनकम कम होती है. B is equals to, B क्या है आपका, द रेट. ठीक है, सो द रेट एट विच C increases when there is increase in Y. ठीक है, जब आपकी इनकम में इंक्रीज होता है तो आपके कंजम्पशन में किस रेट में इंक्रीज होता है, दैट इज डिनोटेड बाय B. Okay, and it is also known as MPC. इसको अपन और किस नाम से जानते हैं बच्चों, MPC के नाम से जानते हैं. then Y denotes your what? Denotes your income. ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपका कंजम्पशन फंक्शन फिनिश हो गया. अब अपन यहाँ पे बात करते हैं बच्चों सेविंग फंक्शन के बारे में. ठीक है, सो यहाँ पे देखो एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, हमारी इनकम जो होती है ना, इसको या तो हम कंज्यूम करते हैं या फिर हम इसको सेव करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आप अपन की इनकम और अपना कंजम्पशन का कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. ठीक है, सेम उसी तरीके से आपकी इनकम का और आपकी सेविंग्स का भी कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. ठीक है, जब आपकी इनकम बढ़ने लगती है, एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है, यानी कि कंजम्पशन बिल्कुल मिनिमम लेवल पे होता है, तो उस पॉइंट पे ऐसा होता है बच्चों कि आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन वो भी किसी से मांग के. आपकी इनकम 0 है तो यहाँ पे जो आपकी सेविंग्स होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव सेविंग होती है. ठीक है, जब आप बिल्कुल भी क्या नहीं कर पाते हो, सेव नहीं कर पाते हो, देन दैट फेज इज नोन एज नेगेटिव सेविंग. फिर क्या होता है कि आपकी इनकम बढ़ती है, बढ़ते 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 तो आप क्या करते हो कि कंजम्पशन भी बढ़ाते हो.
फिर कंपैरेटिवली कंजम्पशन को थोड़ा सा कम करते हो, सेविंग को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाते हो, ठीक है। एक पॉइंट के बाद जो आपकी इनकम बढ़ती रहती है तो आप सेविंग को ज्यादा बढ़ाते हो और कंपैरेटिवली कंजम्पशन आपका थोड़ा सा कम बढ़ता है, ठीक है। सो देखो, सेविंग फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। सो यहाँ पे सेविंग फंक्शन में किसके रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं बच्चों? अपन सेविंग के और इनकम के बारे में, ठीक है। सेविंग इंक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है यहाँ पे आपकी जो सेविंग है वो भी बढ़ेगी, इम्प्लाइंग दैट सेविंग इज अ पॉजिटिव रिलेटेड टू द इनकम। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो सेविंग है वो किससे रिलेटेड है? हमारी इनकम से पॉजिटिव रिलेटेड है, ठीक है। हाउएवर, since there is always some minimum level of consumption, तो यहाँ पे हमेशा एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता ही है। जब आपकी इनकम कितनी होती है बच्चों? जब आपकी इनकम 0 होती है, इट इम्प्लाइज दैट देयर मस्ट बी सम नेगेटिव सेविंग। और इस पॉइंट पे क्या होता है कि आपकी जो सेविंग होती है वो बिल्कुल नेगेटिव होती है। क्यों होती है नेगेटिव बच्चों? क्योंकि आप यहाँ पे खाना जो खा रहे हो वो भी किसी से उधार मांग के खा रहे हो, तो यहाँ पे सेव करने का तो बिल्कुल नाम ही नहीं उठता। ओके, इंडिकेटेड बाय -C। और इसको अपन किस तरीके से इंडिकेट करते हैं बच्चों? इस तरीके से इसको अपन इंडिकेट करते हैं, -C बार। ओके, इन द सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन अपना किस तरीके से होता है बच्चों? इस तरीके का होता है। सो दिस इज सेविंग फंक्शन इज इक्वल्स टू -C बार, यानी कि ये नेगेटिव सेविंग शो कर रहा है, प्लस 1 - B एंड Y, ठीक है। When Y is 0, because Y is equals to C plus S, and if C is 5, when Y is 0, then Y must be equal to -5। देखो यहाँ पे ये चीज बताइए कि एक पॉइंट पे क्या है कि आपकी इनकम जो है वो 0 है, ठीक है, कंजम्पशन आप कितने का कर रहे हो? 5 का कर रहे हो, तो इस पॉइंट पे आपका जो सेविंग्स है वो कितनी हो जाएंगी? -5 हो जाएगी, ठीक है। जितना आप कंज्यूम करो उधार मांग के उतनी आपकी नेगेटिव में चली जाएगी सेविंग। ऑलराइट, सो ये आपका हो जाता है सेविंग व्हेन y इज इक्वल्स टू 0। तब आपका यहाँ पे जो सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है। इजी है, कुछ भी टफ नहीं है ना इसमें, बिल्कुल इजी है। चलो, सो हियर -C इज कांस्टेंट S, ठीक है। -C बार जो है वो क्या बता रहा है बच्चों? कांस्टेंट S को ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। सो इंडिकेटिंग S व्हेन y इज 0, तो ये सेविंग्स को दर्शाता है। ये जो है ये सेविंग्स को दर्शाता है जब आपकी इनकम क्या होती है बच्चों? आपकी जब इनकम होती है 0। 1 - B क्या है? तो 1 - B इज द रेट। जैसे वहां पे क्या था? BY था ना, ऐसे यहाँ पे है 1 - B, ठीक है। सो इट इज द रेट एट विच S इंक्रीजेस। तो ये वो रेट है जिस रेट पे आपकी सेविंग्स बढ़ती है, जब आपकी इनकम बढ़ती है। इसको MPS के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ऑलराइट, अब बच्चों यहाँ पे अपन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड अपन प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में बात करते हैं। अब ना ये प्रोपेंसिटी जो अपन बात करें, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका एक और वर्जन होता है, दैट इज नोन एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। सो MPC एंड MPS वी आर डन विद। नाउ वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट APC एंड APS। ओके, सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द APC ओवर हियर, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। सो APC इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इनकम गोइंग टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि आप अपनी टोटल इनकम का कितना ऐसा पोर्शन है जो कि कंज्यूम करते हो, ठीक है। आपकी टोटल इनकम कुछ तो होगी, उसका कितना पोर्शन आप कंजम्पशन में लेते हो, इसी को अपन APC के नाम से जानते हैं। इट इज मेजर्स एट द रेशियो बिटवीन द टोटल कंजम्पशन एंड द टोटल इनकम। अब यहाँ पे बच्चों अपन किसके बारे में बात करते हैं? टोटल कंजम्पशन के बारे में बात करते हैं एंड टोटल इनकम के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे अपन चेंज में बात नहीं करते हैं। चेंज के बारे में बात नहीं करने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके इनकम में चेंज होने से आपकी कंजम्पशन में चेंज हो रहा है। We are not talking about this over here. We are talking about the total income and the total consumption over here, ठीक है। So average के अंदर अपन किसके बारे में बात करते हैं? टोटल के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों? APC is equals to C upon Y. So this is your formula, okay? Average propensity to consume. This is total consumption and this is the total income. ओके, नाउ अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी एक बार देख लीजिए। सो MPC रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम। देखो यहाँ पे चेंज को हम शो करते हैं, यानी कि आपकी इनकम बढ़ी है, ऐड हुआ है इनकम के अंदर, और इससे क्या होगा कि आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी चेंज होगा, ठीक है। इसमें जो कंजम्पशन पे आप खर्चा कर रहे हो वो भी चेंज होगा। इट इज मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन। अब इसको अपन किस तरीके से मेजर करते हैं बच्चों? चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। सो यहाँ पे टोटल के बारे में बात नहीं करते हैं अपन, यहाँ पे चेंज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो MPC इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। सो दिस इज योर फॉर्मूला। ओके, सो यहाँ पे आई होप कि आपको MPC भी अच्छे से समझ में आ गया और APC भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब अपन यहाँ पे बात करते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में, ठीक है।
तो देखो APS refers to the proportion of total income, वापस वही एवरेज में अपन टोटल इनकम के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे टोटल सेविंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि आपकी टोटल इनकम का कितना ऐसा पोर्शन है जो कि आप टोटल सेव करते हो. इट इज मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन द टोटल सेविंग्स एंड द टोटल इनकम. सो हियर APS is equals to S upon Y. This will going to be your फॉर्मूला. MPS के अंदर वही सेम चीज हो जाएगी. यहाँ पे अपन किन चीजों के बारे में बात करते हैं, चेंज के बारे में बात करते हैं कि आपकी इनकम में कितना चेंज हुआ और उसका कितना पोर्शन आप सेव कर रहे हो, ठीक है. सो यहाँ पे वी टॉक अबाउट दी सेविंग्स. सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम. यहाँ पे अपन किसके बारे में बात करते हैं बच्चों, एडिशनल इनकम के बारे में बात करते हैं. दैट गोज टू सेविंग्स. इट इज मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन चेंज इन सेविंग. देखा यहाँ पे मार्जिनल की बात करते हैं अपन, यहाँ पे चेंज लेके आ गए. सो चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम. यहाँ पे अपन इसको किस तरीके से शो करते हैं बच्चों, यहाँ पे अपन इसको करते हैं MPS इज इक्वल्स टू चेंज अपॉन S एंड चेंज अपॉन Y. दिस इज द फॉर्मूला. ओके, सो आई होप कि आपको MPC, MPS, APC, APS अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है. एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, वो ये है कि जब भी अपन एवरेज के बारे में बात करते हैं, यानी कि जब भी अपन APC और APS के बारे में बात करते हैं तो उसमें अपन टोटल सेविंग्स या टोटल कंजम्पशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है. जब भी अपन MPC और MPS के बारे में बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन सेविंग्स ओवर हियर. Okay, so I hope this much is clear to you all. Next is equilibrium output या फिर equilibrium GDP. Equilibrium की यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि we should know about what is equilibrium, right? So equilibrium is the state of rest. इतना आप लोगों ने ध्यान रखना है. Equilibrium क्या है बच्चों, एक ऐसा स्टेट है जो कि रेस्ट का है. यहाँ से कोई भी जरा सा भी नहीं हिलना चाहता है, ठीक है. आफ्टर ऑल जितना भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, ताकि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाए. डिमांड और सप्लाई जहाँ पे इंटरसेक्ट कर लेती है दोनों एक दूसरे को, और जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. ओके, सो इट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट. So in the context of macroeconomics, short run may be defined as the period of time when technology as a factor affecting the level of output remains constant. तो देखो जब भी अपन मैक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर बात करते हैं और शॉर्ट रन की अपन यहाँ पे बात करते हैं तो अपन ये चीज अज्यूम करके चलते हैं हमेशा से कि भाई यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को शॉर्ट रन के अंदर क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है. वी आर नॉट चेंजिंग टेक्नोलॉजी ओवर हियर. ऑलराइट, accordingly level of output is determined exclusively by the level of employment. So यहाँ पे अगर हमें लेवल ऑफ आउटपुट के अंदर चेंज करना है या फिर लेवल ऑफ आउटपुट के को अपन को स्टडी करना है तो उसके लिए अपन सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड रहते हैं बच्चों, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है. देखो आपको ये पता है, एक चीज सिंपल यहाँ पे मैं कर देती हूँ कि जैसे कभी भी किसी भी प्रोडक्शन का मतलब किसी भी तरीके का जब प्रोडक्शन होता है तो हम किस पे डिपेंड करते हैं भाई, आउटपुट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है. अब बच्चों ये जो आउटपुट होता है वो दो चीजों से मिलके बनता है. एक होता है टेक्नोलॉजी और एक होता है एम्प्लॉयमेंट. टेक्नोलॉजी आप लोगों ने पता है कि बिना टेक्नोलॉजी के आजकल के टाइम में कुछ नहीं होता. एम्प्लॉयमेंट यानी कि लेबर, ठीक है. टेक्नोलॉजी में मशीन्स वगैरह आ जाती हैं तो ये कैपिटल एंड लेबर. तो ये दोनों चीजें, चलो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कैपिटल एंड लेबर. सो ये दोनों मिलाकर के क्या दे पाते हैं बच्चों, हमें आउटपुट दे पाते हैं, ठीक है. शॉर्ट रन के अंदर हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी यानी कि हमारा जो कैपिटल है, हमारी जो मशीन है वो क्या है, वो कांस्टेंट है. तो अगर हमें इस आउटपुट को बढ़ाना है तो हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि हमें चेंज करना पड़ेगा बच्चों लेबर के अंदर. ओके, इन द इकोनॉमी ब्रीफली एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर. सो वी टॉक अबाउट लेबर ओवर हियर. इफ वी नीड टू इंक्रीज द आउटपुट और इफ वी नीड टू चेंज the output or any kind of change in our production, we need to change the labor over here. We need to change the employment over here. Okay, I hope this much is clear to you all. So equilibrium के अंदर हमने इन चीजों के बारे में बात करी है. चलो, higher level of employment causes proportionally higher level of output and vice versa. तो हम यहाँ पे ये चीज अज्यूम करके चलते हैं बच्चों कि जब भी एम्प्लॉयमेंट हमारा ज्यादा होगा, ठीक है, जब भी एम्प्लॉयमेंट हमारा ज्यादा होगा, इससे होगा क्या, इज इक्वल्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट. ओके, अगर हमें क्या करना है, अगर हमें आउटपुट बढ़ाना है तो हमें एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा. क्लियर? So long as is unemployment in the economy implying the existing of excess capacity, general price level is assumed to be remain constant even when output level is increased. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों कि हमको पता है कि भाई इकोनॉमी में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है. ऐसा नहीं है कि हमारे पास में जितने भी लेबर है, जितने भी लोग हैं, जितनी पॉपुलेशन हमारी सारी की सारी यहाँ पे एम्प्लॉयड है. बिल्कुल भी नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सो लॉन्ग एज देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जब तक है इकोनॉमी के अंदर,
implying the existing of excess capital, ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि अपने पास में एक्सेस है भी कैपेसिटी है। कैपेसिटी एक्सेस में क्यों है? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। तो यहाँ पे जब तक अपने पास में एक्सेस में कैपेसिटी है तब तक हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो जनरल प्राइस लेवल है वो कैसा है बच्चों, दैट इज अज्यूम्स टू बी कांस्टेंट। उसको अपन कांस्टेंट अज्यूम करके चलते हैं इवन व्हेन आउटपुट लेवल इज इंक्रीज, ठीक है। भले ही यहाँ पे आउटपुट लेवल इंक्रीज हो रहा है लेकिन जो जनरल प्राइस लेवल है उसको अपन कैसा लेके चलते हैं बच्चों, कांस्टेंट लेके चलते हैं, ठीक है। So equilibrium output or equilibrium GDP refers to a situation in economy when AD is equals to AS. So यहाँ पे economy के अंदर अपन equilibrium of output कह लो या फिर equilibrium GDP कह लो, ये सिचुएशन कब आती है? जब अपना एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों के दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। When aggregate demand is equals to aggregate supply and this is the situation of equilibrium in the economy. Clear? This much? चलो, so that all the producers wish to produce or plan to produce during the year is exactly equal to what the buyer wish to spend on the purchase of goods and services during the year. अब यहाँ पे AD is equals to AS का मतलब क्या है कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो ये प्लान मतलब उतना ही प्लान करते हैं जितना उन्हें पता है कि भाई जितना कंज्यूम किया जा सकता है, ठीक है, एक्सेस में नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सेस सप्लाई नहीं करते हैं। सो यहाँ पे यही इस पैराग्राफ में यही है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो उस चीज का ध्यान रखते हैं कि भाई कितना उनका आउटपुट सेल आउट होने वाला है, ठीक है। सो प्रोड्यूसर्स विश टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूसर उतना ही विश करते हैं प्रोड्यूस करने का एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट द बायर्स विश टू स्पेंड। जितना बायर्स जो है वो खरीदना या फिर मतलब जितना बेच मतलब खरीदने के इच्छुक हैं, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस एंड बायर विश टू स्पेंड, बोथ आर इक्वल, ठीक है। और जिस स्टेज पे ये दोनों इक्वल हो जाते हैं वही दैट इज द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, ओके। सो सिंस AD इज इक्वल्स टू C+I, अभी अपन ने पढ़ा था कि AD क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड यानी कि ये हाउस होल्ड हो जाता है, ये प्रोड्यूसर हो जाता है, ठीक है। सो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू C+I एंड एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई के अंदर क्या होता है बच्चों, सप्लाई, कंजम्पशन एंड सेविंग, ठीक है। तो यहाँ पे C और C हट जाएगा, सो कुल मिलाकर के यहाँ पे क्या हो जाता है I plus S, okay. So we can write the equation of equilibrium output और equilibrium GDP. अब यहाँ पे अपन की जो इक्वेशन बनती है बच्चों वो किस तरीके से बनती है? So C plus S ये क्या हो जाता है बच्चों आपका एग्रीगेट सप्लाई, C plus I कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ये क्या हो जाता है आपका एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। So यहाँ पे क्या होता है जब ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे कि अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा बच्चों, C+I रह जाएगा, ओके। सो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई और C+I, ठीक है। इक्विलिब्रियम आउटपुट कब होता है? जब आपका कंजम्पशन और आपका इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द कांसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बारे में अपन यहाँ पे बात करते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? So it refers to expenditure that increases the stocked capital. It is also called capital formation. देखो हमेशा क्या होता है कि जो भी प्रोड्यूसर होता है ना वो क्या चाहता है कि उसके पास में जो भी कैपिटल है जो भी वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उसका जितना भी प्रोडक्शन होता है वो जिन भी कैपिटल्स को यूज करके वो अपना प्रोडक्शन कर रहा है, तो जब भी उसको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, अपने कैपिटल को भी उसको बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। कैपिटल यानी कि जैसे अगर वो किसी मशीन का यूज कर रहा है तो अगर उसको अपना आउटपुट बढ़ाना है तो उसको अपनी मशीन्स बढ़ानी पड़ेगी, लेबर को बढ़ाना पड़ेगा, या फिर जिस लैंड पे वो काम कर रहा है उस लैंड को थोड़ा सा और एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो जब इन चीजों में वो खर्चा करता है, इस काम को करने के लिए जब वो पैसे लगाता है, एक्सपेंडिचर करता है, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट, ओके। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। इन्वेस्टमेंट क्या होता है बच्चों? जब भी प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को बनाने के लिए कैपिटल में इन्वेस्ट करता है, मतलब कैपिटल में खर्चा करता है, अपने स्टॉक को और ज्यादा बढ़ाता है, देन दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दो तरीके का होता है बच्चों, एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। पहले ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में आप लोगों को समझा देती हूँ। देखो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बच्चों वो इन्वेस्टमेंट होता है जिस इन्वेस्टमेंट को करने से किसी भी तरीके का प्रॉफिट या इनकम अर्न नहीं होती है। जैसे सपोज करो गवर्नमेंट है, ठीक है, सो गवर्नमेंट क्या करती है, ब्रिज बनाती है, रोड्स बनाती है, ओके, वेलफेयर के लिए बहुत कुछ करती है। अब इन्वेस्टमेंट मतलब खर्चा करती जा रही है गवर्नमेंट, यहाँ पे इस तरीके का इन्वेस्टमेंट कर रही है, रोड बनाने में इन्वेस्टमेंट कर रही है, ब्रिजेस बनाने में इन्वेस्टमेंट कर रही है, लेकिन क्या बदले में उनको किसी तरीके का प्रॉफिट मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्या गवर्नमेंट को यहाँ पे कोई इनकम जनरेट हो रही है? नहीं हो रही है, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट के गेन्स यहाँ पे क्या कुछ है? नहीं है। सो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो कि जिन इन्वेस्टमेंट पे खर्चा तो किया जाता है लेकिन बदले में यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। तो दिस इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है बच्चों जैसे कि प्रोड्यूसर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी मशीन बढ़ा देना,
ना साइज ऑफ लैंड को बढ़ा देना, अपने लेबर को बढ़ा देना। तो ये करने से उसका क्या होता है, उसका आउटपुट बढ़ के निकलता है। आउटपुट बढ़ेगा तो उसको किसी बात उसको प्रॉफिट भी मिलेगा। सो ये डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर, ठीक है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो उससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में आपके इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अगर किसी तरीके का खर्चा कर दिया है और अगर आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, देन दैट इज नोन एज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो आई होप इन्वेस्टमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपको इंड्यूस्ड और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे थोड़ा बहुत इनके बारे में लिखा हुआ है, इसको भी जरा अपन बात कर लेते हैं। सो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल एज द लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। सो यहाँ पे अपन किस पे डिपेंड करते हैं बच्चों, इनकम पे डिपेंड करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इससे हमें प्रॉफिट क्या मिलेगा। हमारी इनकम बढ़ी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम क्या मतलब इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर पाएंगे, इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर पाएंगे हम, ठीक है। सो दिस इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है बच्चों, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो आपकी अगर इनकम बढ़ेगी तो आप इन्वेस्टमेंट भी क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, क्योंकि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट अब पे कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का किसी से भी कोई लेना देना नहीं है, यानी कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट को खर्चा करना है तो उनको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, यहाँ पे इनकम ऑफ लेवल से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा मल्टीप्लायर के बारे में बात करते हैं। देखो मल्टीप्लायर के अंदर अपन किन चीजों के बारे में कंसिडर करते हैं बच्चों, इन्वेस्टमेंट और आपकी इनकम, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप बारीकी से समझिएगा। देखो क्या होता है मोस्टली कि आपकी इनकम होती है, ठीक है। अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे, एक तो ये पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरा पर्सपेक्टिव ये हो गया कि जब आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे तो आप, दिखती सी बात है, आप ज्यादा अर्न करोगे, है ना। और ज्यादा अर्न करने का मतलब क्या है कि आप दोबारा से नेक्स्ट साइकिल में वापस से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे। सो कुल मिलाकर के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और इनकम का जो ये कॉम्बिनेशन है, इसी को अपन मल्टीप्लायर कहते हैं। ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने से आपकी इनकम क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, और इनकम ज्यादा होने से आप इन्वेस्टमेंट को भी क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। तो दोनों ही कैसे हैं बच्चों, इंटरलिंक्ड हैं। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर briefly called multiplier is the ratio between change in income and change in investment. So देखो सबसे पहली चीज, मल्टीप्लायर को अपन K से डिनोट करते हैं। So change in income, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप क्या करते हो बच्चों, इन्वेस्टमेंट को भी आप यहाँ पे बढ़ाते हो। So K is the multiplier over here. Change in Y is change in income and change in investment, ठीक है। So आपका जो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है वो इसी तरीके से वर्क करता है। अब देखो यहाँ पे आपको फुल एम्प्लॉयमेंट और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। So it refers to the situation when all those who are able to work and are willing to work at the existing wage rates are getting the work. So देखो full employment का मतलब क्या होता है बच्चों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि काम करने के इच्छुक होते हैं, तो उनको काम भी मिल रहा है एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। जो भी उनको वेज रेट मिल रही है उस वेज रेट पे वो काम करने की इच्छा रखते हैं और वो काम करते हैं। तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं बच्चों, इस सिचुएशन को अपन फुल एम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। Involuntary unemployment, so it refers to a situation when people are willing to work. देखो अब ये जो सिचुएशन है वो कैसी होती है, यहाँ पे लोग काम करने के इच्छा रखते हैं एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो भी उनको वेज रेट मिलती है उस पे, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि उनको यहाँ पे काम नहीं मिलता है, ओके, बट आर नॉट गेटिंग वर्क ओइंग टू लैक ऑफ डिमांड इन द मार्केट। तो यहाँ पे क्या है कि सारी चीजों के आगे टिक है, जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें काम भी मिल रहा है और एग्जिस्टिंग वेज रेट पे वो लोग काम करने के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है। तो ये इसलिए इसको फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कहते हैं। इनवॉलंटरी का मतलब ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि काम करना चाहते हैं, जो भी उनको वेजेस मिल रही है उस पे, लेकिन द थिंग इज कि यहाँ पे उनको काम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, इसलिए इसको इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से हम जानते हैं। फिर बच्चों अपन बात करते हैं, अपन समझते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेस डिमांड को, इन्फ्लेशनरी गैप को, डेफिसिट डिमांड को, डिफ्लेशनरी गैप को। देखो अब होता क्या है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्या होती है इसको जरा समझाती हूँ। देखो हमने ये देखा था कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कब होता है, जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों के दोनों बराबर होते हैं, करेक्ट। काफी बार क्या होता है कि जब हमारी जो डिमांड होती है ना वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है और एक्सेस सप्लाई हमारी थोड़ी सी कम रह जाती है। तो जब डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो उसको, उस सिचुएशन को अपन एक्सेस डिमांड के नाम से जानेंगे, ठीक है। और यहाँ पे वही चीज है, देखो एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप occurs when AD is greater than AS corresponding to full employment level of in the economy. So देखो यहाँ पे क्या होता है,
कि जब इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है और उस पॉइंट पे एडी जो है आपका वो ग्रेटर होता है एएस से, तो उसको अपन एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कहते हैं। और यहाँ पे इन्फ्लेशनरी गैप देखने को मिलता है, यानी कि इन्फ्लेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। कैसे हो जाता है यहाँ पे इन्फ्लेशन? क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। अब जितनी भी सप्लाई है उसकी रेट्स क्या हो जाएंगी? हाई हो जाएंगी, प्राइस लेवल यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं बच्चों डेफिसिट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप की। देखो डेफिसिट डिमांड के अंदर क्या सिचुएशन होती है बच्चों? यहाँ पे डिमांड आपकी डेफिशिएंसी में होती है, यानी कि एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है। सप्लाई अब यहाँ पे बहुत ज्यादा है, डिमांड उतनी है नहीं मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा? जो भी चीज है वो बहुत ही कम में मिलेगी, यानी कि डिफ्लेशन आ जाएगा हमारी इकोनॉमी के अंदर। So it occurs when AD is smaller than AS corresponding to the full employment level in the economy. ठीक है, so यहाँ पे full level of employment को बार बार इसलिए emphasize किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हम क्या करें, इस तरीके की इकोनॉमी के अंदर हम जितनी भी हमारे पास में रिसोर्सेज हैं उन्हें हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में भी इक्विलिब्रियम पे ना होकर के हम इन दोनों सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, अब देखो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो जाती है या फिर डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन हो जाती है, तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए, मतलब इसको वापस से इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए कुछ यहाँ पे मेजर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, सो उससे पहले सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड पॉइंट्स टू बी इनस्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। देखो हमको पता है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, ये होता है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट और स्टेबिलिटी पॉइंट। ठीक है, अगर यहाँ पे ये वाली सिचुएशन है, अगर यहाँ पे ये वाली सिचुएशन है या फिर अगर यहाँ पे ये वाली सिचुएशन है, तो ये क्या दर्शा रहा है? इनस्टेबिलिटी। ठीक है, सो इकोनॉमी में इस तरीके की सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए देखो काफी बार क्या होता है कि आरबीआई जो है वो कुछ यहाँ पे मेजर्स बनाती है। ठीक है, तो उनको अपन मॉनेटरी पॉलिसीज के नाम से जानते हैं। फिर काफी बार क्या होता है कि गवर्नमेंट कुछ मेजर्स बनाती है, गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाती है जिनको अपन फिस्कल पॉलिसी के नाम से जानते हैं। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों? जो इंस्टेबिलिटी है, ये वाली जो इंस्टेबिलिटी है, इसको वापस से स्टेबल करने के लिए यहाँ पे ये पॉलिसीज बनाई जाती हैं। ओके, सो फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। फिस्कल पॉलिसी क्या है? इट रेफर्स टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो फिस्कल पॉलिसी में मेन रोल किसका होता है बच्चों? गवर्नमेंट का होता है। अब यहाँ पे ये क्या करती है? सिचुएशन को कंट्रोल करती है। ठीक है, ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी। अब यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी की जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पे पॉलिसी जो बनती है ना, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमी के अंदर थ्रू डिक्रीज और इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, आरबीआई है, बैंक्स है, वो यहाँ पे क्रेडिट की जो सिचुएशन है, क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल में लाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे दो लोग मेन यहाँ पे रोल प्ले करते हैं, दो कह सकते हो आप यहाँ पे कैरेक्टर्स। सबसे पहला है हमारा गवर्नमेंट और दूसरा है हमारा आरबीआई या फिर हमारा जो बैंक इंस्टीट्यूशन है वो सब। ठीक है, अब देखो इनके अंदर भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जो कि अपन ने पढ़ी थी कि किस तरीके से यहाँ पे किया जाता है, तो वो सारा कुछ अपन ने पढ़ा था जब अपन ने डेप्थ में अपन के वीडियोस बनाए थे उनके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों ये चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करने वाले, कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो पहला क्वेश्चन जो कि आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा दैट इज व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? तो एग्रीगेट हमें पता है, एग्रीगेट मींस टोटल। ओके, so aggregate demand refers to planned expenditure on the domestically produced goods and services during the period of an accounting year। यानी कि एक साल के अंदर गुड्स और सर्विसेज पे हम कितना खर्चा करने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग हम कितना उस पे खर्च करने का प्लान कर रहे हैं। इट इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। सो एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एग्रीगेट डिमांड के अंदर अपना क्या आ जाता है? सी प्लस आई कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, एंड एक्स माइनस एम यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ओके, सो आई होप कि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ हाउ इज एडी एस्टिमेटेड इन एन इकोनॉमी? एक इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड किस तरीके से एस्टिमेट किया जाता है? सो इट इज एस्टिमेटेड एज द सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी कि सी, फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि आई, दैट द पीपल आर विश टू मेक, जो कि लोग करना चाहते हैं, मतलब ये एक्सपेंडिचर जो कि लोग करना चाहते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ए अकाउंटिंग ईयर, मतलब एक साल के अंदर ये जो खर्चा है जो कि लोग करना चाहते हैं। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। ठीक है, अब ये किससे कनेक्टेड रहता है, किससे कॉरेस्पॉन्ड होता है बच्चों? लेवल ऑफ इनकम से। ठीक है, इन द इकोनॉमी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डिफाइन एडी शेड्यूल। अब एडी शेड्यूल क्या होता है बच्चों?
सो इट इज अ टेबल शोइंग एडी कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। ये एक टेबल होती है जिसके अंदर अपन एग्रीगेट डिमांड एक तरफ लेते हैं और एक तरफ आपकी इनकम लेते हैं, इकोनॉमी की इनकम, ठीक है। सो जिस तरीके से जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी जो होती है बच्चों वो भी अपनी यहाँ पे बढ़ती है, ठीक है। सो इट्स बेसिकली इट्स अ टेबुलर फॉर्म जहां पे अपन एक तरफ क्या लेते हैं, अपन लेते हैं एग्रीगेट डिमांड और इधर लेते हैं अपन अपनी इनकम, ओके। अब नाउ व्हाट इज एडी कर्व, एग्रीगेट डिमांड का कर्व कैसा होता है, क्या होता है। सो इट इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। देखो यहाँ पे जब आपके सामने कर्व की बात आ जाए तो वो एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो गया ऑफ एग्रीगेट स्केड्यूल शोइंग एडी कॉरेस्पॉन्ड टू डिफरेंट लेवल ऑफ वाई इनकम इन द इकोनॉमी, जो कि क्या बताता है कि भाई आपका इनकम के साथ में एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन किस तरीके का है, ओके। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू प्लान परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ ईयर। अब यहाँ पे आपसे ये बोला गया है कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कि प्लान परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक साल के अंदर ड्यूरिंग अ ईयर, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। It is the sum total of expenditure that people plan or desire to incur in the purchase of goods। तो जब लोग इस चीज को प्लान करते हैं तो उसको अपन कंजम्पशन बोलते हैं, और जब यहाँ पे प्रोड्यूसर इस चीज को प्लान करते हैं उसे अपन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। The government makes collective consumption expenditure in 3 sectors economy। अब देखो 3 सेक्टर इकोनॉमी जो होती है, 3 सेक्टर्स इकोनॉमी जो होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, कलेक्टिव एक्सपेंडिचर का प्लान आउट करती है। तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। सो दिस इज ट्रू, कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो अगर आपके सामने ये भी आ जाए कि भाई कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है तो ये भी आप बता पाओगे, इट इज अ पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि जब सरकार अपने कंजम्पशन पे खर्चा करती है ना, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी एज अ होल, या फिर पूरी सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए जब गवर्नमेंट जो है वो खर्चा करती है तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं बच्चों, कलेक्टिव कंजम्पशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों ही सेक्टर्स को हम क्या करते हैं, ध्यान में रखते हैं, ऑलराइट। चलो, मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इज डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। जो मिनिमम एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, मिनिमम एक्सपेंडिचर जो होता है ये किस पे डिपेंड करता है, इकोनॉमी की इनकम लेवल पे ये डिपेंड करता है। सो दिस इज डेफिनेटली अ फॉल्स स्टेटमेंट। मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। सो इससे इकोनॉमी का कोई लेना देना नहीं है, मिनिमम एक्सपेंडिचर इंडिविजुअल का होता है, ओके, और ऑन कंजम्पशन, या। So exports in an open economy indicates demand for foreign goods। Export in an open economy, open economy में export जो होता है वो क्या इंडिकेट करता है, डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स। सो डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स को इंडिकेट करता है या फिर डोमेस्टिक गुड्स को इंडिकेट करता है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट था, ठीक है। एक्सपोर्ट इन एन ओपन इकोनॉमी इंडिकेट डिमांड फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। सो देखो एक्सपोर्ट के अंदर क्या होता है कि हमारी कंट्री से जब गुड्स एंड सर्विसेज किसी दूसरी कंट्रीज में जाते हैं तो वो एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। सो हमारे जो डोमेस्टिक इकोनॉमी के जो भी गुड्स हैं जब हम इन्हें दूसरे कंट्रीज के अंदर भेजते हैं तो उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो अभी स्टेटमेंट में आपको क्या गिवन था कि जब फॉरेन गुड्स की डिमांड होती है, नहीं, फॉरेन गुड्स की डिमांड होने का मतलब है कि किस ऐसे गुड्स जिन्हें हम डिमांड कर रहे हैं, और ये तो इंपोर्ट कहलाता है, ठीक है। सो इस चीज में आपको थोड़ा सा क्लियर रहना पड़ेगा। Now, what is the consumption function? Consumption function क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके लिए डेफिनेटली आएगा, ओके। सो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है बच्चों, आप लोगों को पता है, ये आपका फॉर्मूला होता है कंजम्पशन फंक्शन का। So, consumption function refers to the functional relationship between consumption and the income। कंजम्पशन फंक्शन में अपन एक फंक्शनल रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, किसके बीच में, इनकम के और कंजम्पशन के बीच में, ठीक है। ये क्या रहता है, ये आपका फॉर्मूला रहता है, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, ये एमपीसी है और ये आपकी इनकम है, ओके। नाउ डिफाइन ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सो ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है बच्चों, इट इज द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, बिल्कुल मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन when your income is zero, जब आपकी इनकम कितनी रहती है, जीरो। इट इज इंडिकेटेड बाय, अभी इसको किस तरीके से हम दिखाते हैं, इससे अपन दिखाते हैं, ठीक है, इन द कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ओके। चलो, व्हाट इज लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। लीनियर कंजम्पशन फंक्शन देखो क्या होता है। So it is a straight line consumption function in which MPC remains constant। अब ये बिल्कुल straight line consumption function होता है जिसके अंदर MPC बिल्कुल constant रहती है, यानी कि जो रेट है वो बिल्कुल constant रहती है, ठीक है। जितने जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है MPC भी वैसे वैसे बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो रेट है ये जब constant रहती है तो इसको अपन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन के नाम से जानते हैं। When income is zero, consumption is also zero। जब आपकी इनकम जीरो होती है तो क्या आपका कंजम्पशन भी जीरो होता है, बिल्कुल नहीं होता है। जब इनकम जीरो होती है तो हम कंजम्पशन तो करेंगे ही डेफिनेटली,
तो उसके लिए भले हम किसी पे डिपेंड हैं या कुछ भी है, ओके। सो व्हेन इनकम इज जीरो, कंजम्पशन इज नॉट जीरो बिकॉज देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन तो होता ही है, ठीक है, इन द इकोनॉमी इवन व्हेन इनकम इज जीरो। नेक्स्ट इज कंजम्पशन डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। अब जो कंजम्पशन है बच्चों, ये किस पे डिपेंड करता है? ये इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर। सो दिस इज फॉल्स। कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन द इनकम। कंजम्पशन का रिलेशनशिप किसके साथ में है? इनकम के साथ में है, ठीक है, इन द इकोनॉमी। हायर द लेवल ऑफ इनकम, जब इनकम लेवल हाई होगा इसका मतलब क्या है? कंजम्पशन लेवल भी यहाँ पे अपना हाई होगा, ओके। सो द वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1। अब देखो एमपीसी जो होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी जो कंज्यूम जो है, ये ग्रेटर देन 1 हो सकता है। सो दिस इज फॉल्स। MPC cannot be greater than 1. It is because change in consumption cannot be greater than the change in income. अब ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपकी इनकम से ज्यादा आपका कंजम्पशन कभी नहीं हो सकता है। आप कमा रहे हो 100 रुपए और आप कंज्यूम कर रहे हो कितना? 200 रुपए का। क्या ये चीज पॉसिबल है? मतलब आप खर्चा कर रहे हो 200 रुपए का, इज इट पॉसिबल? बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे यही चीज दर्शाती है कि MPC जो है वो कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता है। What is aggregate supply? अब AS क्या होता है? देखो, इट रेफर्स टू प्लान्ड प्रोडक्शन, ठीक है, ऐसा प्रोडक्शन जो कि पहले से प्लान किया गया है गुड्स एंड सर्विसेज का इकोनॉमी के अंदर, जो कि एक साल के अंदर अपन प्लान करते हैं। इट इज एग्रीगेट सप्लाई। What is meant by equilibrium? Equilibrium से आप क्या समझते हो? So it's a state of rest, okay? So it is a situation when the producer wish to produce. यहाँ पे ये वो state है प्रोडक्शन की जहाँ पे जो प्रोड्यूसर जो भी प्लान कर रहा है कि भाई उसे इतना प्रोड्यूस करना चाहिए, वो किसके बराबर है? जितना बायर्स विश कर रहे हैं खरीदने के, okay? So when the producer wishes to produce is exactly equal to what the people wish to buy, okay? During an accounting year. So यहाँ पे कुल मिलाकर के we are talking about this situation, alright? So यहाँ पे आप इसको भी लिख सकते हो, नंबर थोड़े से ज्यादा मिल जाएंगे, okay? Now, what is equilibrium income? अब equilibrium income क्या होती है? So it is that level of income where AS is equals to AD. या फिर अपन यहाँ पे ये कह सकते हैं कि savings is equals to investment. So जहाँ पे अपना saving और investment दोनों बराबर होंगे उसको अपन equilibrium income के नाम से जानते हैं, okay? Can there be excess stock in the state of equilibrium in the economy? अगर equilibrium की state है तो क्या यहाँ पे excess stock हो सकता है? क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम की स्टेट है तो वहां पे क्या हो रहा है? उतना ही प्रोड्यूस किया जा रहा है जितना डिमांड हो रही है, ठीक है, तभी तो यहाँ पे एक्सेस की सिचुएशन नहीं होती है। सो दे कैन नॉट बी एक्सेस स्टॉक इन द इकोनॉमी इन द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम। सो आर इन्वेंट्री स्टॉक जीरो व्हेन AS इज इक्वल्स टू AD? सो इकोनॉमी में जब इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है तो क्या इन्वेंट्री स्टॉक बिल्कुल जीरो होता है? सो दिस इज नो। ओनली अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक्स आर जीरो। अनडिजायर्ड, जिनकी जरूरत नहीं है, वो पाइल जो स्टॉक है हमारे पास में, वो हमारे पास में जीरो हो सकता है, ओके। डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक आर मेंटेन। अब जिस इन्वेंट्री स्टॉक को अपन डिजायर कर रहे हैं कि हाँ भाई ये स्टॉक तो होना चाहिए, उसको अपन मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि भाई ये क्या होता है इन्वेंट्री स्टॉक? तो देखो काफी बार क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो मार्केट में सिर्फ उतना ही अपना गुड बेचते हैं जितनी की मार्केट में जरूरत होती है, बाकी को अपने पास में एज अ पाइल अप करके अपने पास में रखते हैं कि भाई मार्केट के अंदर जब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होगी, जब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड होगी, तब हम इसको मार्केट के अंदर सेल आउट करेंगे। तो दिस इज नोन एज इन्वेंट्री स्टॉक, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इसको मेंटेन किया जा रहा है, इनकी जरूरत है, तब तो ये एक्सेस में नहीं है, ठीक है। और अगर ये बन ही एक्सेस में गया और इनकी जरूरत भी नहीं है, तब वो क्या हो गया? तब वो वेस्ट है, ऑलराइट। In the Keynesian theory, technology changes as the level of output changes. Keynesian की थ्योरी में जो टेक्नोलॉजी है वो बदलती रहती है जैसे जैसे आउटपुट बदलता है, तो ये बिल्कुल गलत है। टेक्नोलॉजी को हम क्या मान के चले हैं? कांस्टेंट मान के चले हैं। टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट, ओके। अगर हमें आउटपुट बढ़ाना है तो हमें क्या करना रहेगा? हमको एम्प्लॉयमेंट को हमें चेंज करना पड़ेगा, ओके। सो इक्विलिब्रियम जीडीपी रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ जीडीपी वेयर AD इज इक्वल्स टू AS बट S इज ग्रेटर देन I, यानी कि सेविंग्स इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। तो क्या इक्विलिब्रियम जीडीपी ये होती है? बिल्कुल भी नहीं। इक्विलिब्रियम जीडीपी के अंदर AD इज इक्वल्स टू AS होता है एंड सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम जीडीपी, ओके। देयर आर नो एक्सपोर्ट्स इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर किसी भी तरीके के एक्सपोर्ट्स नहीं होते हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू है। ओपन इकोनॉमी के अंदर अपन किसको ऐड ऑन करते हैं? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स को अपन ऐड ऑन करते हैं। So closed economy is the one which has no economic relations with the rest of the world. So closed economy के किसी भी तरीके के रिलेशन नहीं होते हैं किससे? रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से। Accordingly, there are no exports in the society. तो हम ये चीज कह सकते हैं कि किसी भी तरीके के एक्सपोर्ट सोसाइटी में नहीं होते हैं।
AS is perfectly elastic owing to excess supply in the economy. देखो एग्रीगेट सप्लाई जो होता है, ठीक है, वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, ठीक है, owing to excess supply in the economy. So AS is perfectly elastic owing to the excess supply in the economy. So this is true. Now what is investment? Investment क्या होता है बच्चों, आप लोगों को पता है. So it is the addition to capital stock. Capital stock के अंदर जब हम एडिशन करते हैं, ठीक है, ऑफ द प्रोड्यूसर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन. तो इसे अपन कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं और इसको अपन इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है. व्हाट इज एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट? एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट यानी कि जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है, पूरे साल भर का जो हम प्लान्ड इन्वेस्टमेंट होता है, दैट इज नोन एज एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट. सो इट रेफर्स टू डिजायर और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट इनकम लेवल इन द इकोनॉमी. ठीक है, अलग अलग इनकम लेवल पे कितना अपन प्लान कर रहे हैं और कितना डिजायर कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट. ओके, सो नेक्स्ट इज डिफाइन एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट. सो एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट आप लोग समझ गए. एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखो, सो इट रेफर्स टू एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर. सो देखो, एक तो होता है कि अपन कुछ कोई चीज के बारे में प्लान करते हैं, ठीक है, और एक होता है कि अपन उस चीज को किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं. So, जब हम प्लान करते हैं इट इज एक्स एंटे, और जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं दैट इज नोन एज एक्सपोज्ड. ठीक है, एक्सपोज्ड यानी कि जो एक्चुअल आपने जो भी प्लान किया है उसका जो एक्चुअल पोर्शन जितना आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो. सो दिस इज एक्सपोज्ड एंड दैट इज एक्स एंटे. ओके, सो व्हाट इज द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट अब क्या होता है इसको जरा समझिएगा. So it refers to investment which is independent on the of the level of income in the economy. ठीक है, तो जैसे जैसे क्या होता है कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो कि लेवल ऑफ इनकम से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है. ठीक है, ये जैसे इसको आप समझ सकते हो कि जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, काफी बार रोड्स बनाती है ना, तो जो मैंने आपको समझाया था ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में, सेम वही एग्जांपल वापस से ले रही हूँ कि गवर्नमेंट काफी बार रोड्स ब्रिजेस वगैरह बनाती है, मतलब इन्वेस्टमेंट करती है, एक्सपेंडिचर करती है, लेकिन बदले में उनको किसी भी तरीके की यहाँ पे क्या नहीं मिलती है, इनकम या कुछ भी ऐसा प्रॉफिट नहीं मिलता है सच. ठीक है, सो दिस इज नोन एज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है बच्चों? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा इनकम से डिपेंड करता है, इनकम बढ़ती है तो ये वाला इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है. So it refers to that investment which changes as the rate of interest changes. ठीक है, जिस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होते हैं तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होती है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम होता है. यानी कि टोटल मिलाकर के ये किस पे डिपेंड करता है, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे ये डिपेंड करता है. ठीक है, एज द लेवल ऑफ इनकम चेंजेस इन द इकोनॉमी. ऑलराइट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन द लेवल ऑफ इनकम. जब आपकी लेवल ऑफ इनकम बढ़ती है तब क्या ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ता है. सो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ता है. ओके, सो फॉल्स बिकॉज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट डज नॉट चेंज इन एनी चेंजेस इन द लेवल ऑफ इनकम, इट रिमेन्स कांस्टेंट. ये कैसा रहता है, ये कांस्टेंट रहता है. अगर यहाँ पे ना इसका जो डायग्राम होता है वो भी इस तरीके का बनता है. ठीक है, सो यहाँ पे लेवल ऑफ इनकम चाहे बढ़े कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कैसा रहता है, ये कांस्टेंट रहता है. ऑलराइट, नाउ एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट इज द डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट. जो एक्स एंटे होता है वो डिजायर्ड होता है. सो दिस इज ट्रू, इट इज द डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट. This is the investment expenditure which is intended to be made in the economy during a period of an accounting year. ठीक है, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कि किया जाता है एक साल के अंदर. Now, saving and investment are always equal. Saving is equals to investment होता है, ये हमेशा ही इस तरीके का होता है. So this is false. So saving and investment can be realized exposed or ex ante. तो ठीक है, ये savings और investment अपन हो सकता है कि अपन एक तरीके से प्लान कर लें कि भाई अपन इनको इक्वल रखेंगे, लेकिन हो सकता है कि इस तरीके से बाहर निकल के ना आ पाए. Planned S and planned I are equal at equilibrium level. अब देखो S और I, ठीक है, मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर कब होते हैं, ये होते हैं इक्विलिब्रियम लेवल पे. ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल यानी कि AD is equals to AS लेवल पे. सो हियर रियलाइज्ड S एंड रियलाइज्ड I आर ऑलवेज इक्वल. ठीक है, इक्विलिब्रियम पे ये हमेशा इक्वल होते हैं. व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम? अब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों? So it refers to that situation in the economy. ये वो situation होती है इकोनॉमी के अंदर when AS and AD along with fuller utilization of resources. जब AS और AD दोनों बराबर होते हैं और इस पॉइंट पे सिचुएशन में हम रिसोर्सेज को पूरी तरीके से क्या कर रहे होते हैं, यूटिलाइज कर रहे होते हैं. करेक्ट. व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम? सो अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है बच्चों? ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे लोग काम करने के इच्छुक हैं, व्हाटसोएवर द वेजेस आर, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि उनको कोई कोई काम यहाँ पे नहीं मिल रहा है. So it refers to that situation in the economy when AS is equals to AD but full employment is not achieved. लेकिन यहाँ पे full employment नहीं achieve होता है. अब देखो इक्विलिब्रियम है इसलिए ये situation है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है इसलिए ये situation है.
ठीक है, इसको कनेक्ट कर लीजिएगा आप। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट इज full employment. So full employment क्या है आप लोगों को पता है? It is a situation when the person are able and desire to work and they are getting the work. ठीक है, so इस situation को अपन full employment की situation कहते हैं. So it refers to the situation in which all those who are able to work and are willing to work at the existing wage rate get work. ठीक है, तो जो भी existing wage rate है उस पे वो काम करने के इच्छुक है, करना चाहते हैं और उनको काम मिल भी जाता है, तो उसको अपन full employment. So voluntary unemployment क्या होता है? So it is the situation when people are willing to work, okay, and they are able to work, but they cannot work because why they cannot work? Because they are not getting the work, okay. So यहाँ पे लोगों को काम नहीं मिलता है. So it is the situation in which a worker is not willing to work at the existing rate of wages. Okay, now what is involuntary unemployment? Involuntary unemployment क्या होता है बच्चों? It is the situation in which worker is willing to work at the existing rate of wages but does not get the work. लेकिन यहाँ पे उसको काम नहीं मिलता है. Okay, in the situation of underemployment equilibrium, there is no utilized capacity in the economy. So देखो underemployment equilibrium. So equilibrium में तो क्या होता है ये आपको पता है, ठीक है. Underemployment equilibrium के situation में there is no unutilized capacity in the economy. मतलब अब यहाँ पे unutilized capacity बची ही नहीं है economy में. So this is false. Underemployment equilibrium refers to that situation in the economy when AS is equals to AD. First thing. But without fuller utilization of resources. लेकिन यहाँ पे पूरे तरीके से हम resources को utilize नहीं कर पा रहे हैं, तभी हम कौन सी situation में हैं? तभी हम underemployment की situation में हैं. Accordingly, there is unutilized capacity or excess capacity in the economy. हम पूरी तरीके से utilize नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे excess capacity अभी भी बाकी है economy में. Okay? Now, full employment implies there is zero unemployment in the economy. Full employment का मतलब क्या है कि पूरी तरीके से economy में क्या है? Unemployment zero है. So this is false. Full employment does not imply that there is zero unemployment. Full employment का मतलब ये नहीं है कि economy के अंदर अब बेरोजगारी खत्म हो गई. There are some people may not be willing to work at all. अभी भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि काम करने के बिल्कुल इच्छुक नहीं है और not willing to work at the existing wage rate, या फिर जो भी wages उनको दिए जा रहे हैं उन wages पे वो काम नहीं करना चाहते हैं. Also, some natural rate of unemployment always exists in the economy. और ये भी एक बात है कि एक कुछ मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कुछ ना कुछ तो इकोनॉमी के अंदर हमेशा एग्जिस्ट करती ही करती है, ठीक है. तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये कभी नहीं होता कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ही जीरो हो चुका है. नाउ अंडर डिफ्लेशनरी गैप वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स इन द इकोनॉमी. डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन के अंदर वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट अकर होता है. सो दिस इज फॉल्स. अंडर डिफ्लेशनरी गैप इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स, ठीक है. डिफ्लेशन के अंदर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट अकर होता है. ओके. Excess demand refers to the situation when AD is greater than AS. Excess demand की situation में यही होता है बिल्कुल, corresponding to underemployment in the economy. So this is false. Excess demand के अंदर होता क्या है? It is the situation when aggregate demand is excess to aggregate supply. तो यहाँ पे ये वाली situation तो correct है, लेकिन corresponding to full employment in the economy. Okay? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Corresponding to underemployment. लेकिन अब यहाँ पे होता क्या है? Corresponding to full employment in the economy. Alright? So ये सारे questions थे बच्चों इस चैप्टर के अंदर से. यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से खत्म होता है. Okay? So I hope कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. कुछ यहाँ पे जो हमने questions किए हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. अगर अभी भी कुछ भी ऐसा है जो कि इस चैप्टर से आपको नहीं समझ में आया है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको बच्चों आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, सो डू लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.